रतलाम से मिल रही बड़ी खबर के साथ। रतलाम में चिट्ठी के जरिए 3 तलाक देने के बाद अब व्हाट्सएप कॉल के जरिए 3 तलाक का मामला सामने आया है। घटना शहर के ओझाखाली इलाके की है। यहां रहने वाली 26 वर्षीय महिला ने अपने शौहर यासिर बेलिम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पैसों के लेन देन की बात से शौहर नाराज था। इसके बाद यासिर ने कुवैत से अपनी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल किया, 3 तलाक दे दिया। पत्नी का आरोप है कि शादी के 2 महीने बाद से ही पति विवाद कर रहा था, बार बार कहता था मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। महिला फरियादी आई और उनके द्वारा बताया गया कि उनके पति के द्वारा उनसे कुछ पैसे वगैरह की मांग की जा रही है और महिला ने इसमें सहमति जताई और उसके पैसे को लेकर कुछ एग्रीमेंट को लेकर उनका दोनों में आपस में विवाद हुआ। पति चूँकि अभी बाहर है, यहाँ पर नहीं है इंडिया में, और पति के द्वारा वहाँ से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से महिला को जो है ट्रिपल तलाक संबंधी शब्द बोले गए और इस संबंध में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जांच जारी है। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, और ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। वासु, एक और 3 तलाक का मामला व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए। बिल्कुल, देखिए 3 तलाक को लेकर कड़े कानून देश में बनाए गए हैं और उनका सख्ती के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो, इसकी भी सरकार की, शासन प्रशासन की पूरी कोशिश है। जागरूकता के तौर पर भी कई बार काम किए गए, लेकिन उसके बावजूद लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। नया मामला मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आया है, जहां पर एक महिला को उसके पति ने विदेश में बैठकर मोबाइल पर या वीडियो कॉल पर 3 तलाक दिया है। ये पूरी शिकायत पुलिस तक पहुंची है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है और आने वाले समय में जब और भी ज्यादा पूछताछ होगी तो जो भी धाराएं लगी हुई हैं उनके तहत गिरफ्तारी करने का जो काम है वो किया जाएगा। ये बताया जा रहा है इस पूरी घटना के पीछे कि शादी के तुरंत बाद ही पति पत्नी में विवाद होने लगा था और खासतौर पर पैसों को लेकर ये जो तमाम सारे जो विवाद हैं वो खड़े हुए थे और अब जो बात है वो 3 तलाक तक पहुंच गई है। लिहाजा देखना होगा कि पुलिस की जांच कब तक पूरी होती है और क्या कुछ इस पूरे मामले में आने वाले समय में खुलासे होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर है नरसिंहपुर से, जहां डेप्यूटी रेंजर 50,000 की रिश्वत लेते हुए, घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। गोटेगांव वन परिक्षेत्र का डेप्यूटी रेंजर कमलेश चौहान एक ट्रक छोड़ने की एवज में रेंजर साहब मांग रहे थे घूस। लोकायुक्त जबलपुर को इसकी जानकारी मिली और फिर यह कार्रवाई की गई। इसके अलावा रेंजर दिनेश यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया 50,000 की रिश्वत लेते डेप्यूटी रेंजर कमलेश चौहान। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, घूसखोर पर एक्शन की। मामला दर्ज कर लिया गया है। 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। दरअसल एक ट्रक पकड़ा गया था और उस ट्रक को छोड़ने की एवज में यह घूस मांगी जा रही थी। ट्रक छोड़ने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। लोकायुक्त जबलपुर को उसकी भनक लगी, शिकायत की गई और उसके बाद ट्रैप बिछाया गया, जाल बिछाया गया, जिसमें डेप्यूटी रेंजर रिश्वत लेते रंगे हाथों। और ये हाथ क्यों रंगते हैं? क्योंकि जो नोट इसमें इस्तेमाल करती है जांच एजेंसी, उसमें केमिकल लगाया जाता है, बाद में हाथ धुलवाए जाते हैं, उस पानी को बतौर सबूत रखा जाता है। इसीलिए कहते हैं रंगे हाथों गिरफ्तार। डेप्यूटी रेंजर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है और जो रेंजर है दिनेश, उसके खिलाफ भी, दिनेश यादव, इसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने की मांग की है। सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और प्रवक्ता पंकज शर्मा ने पंडित प्रदीप पर धार्मिक आयोजन में बीजेपी के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने धार्मिक कथाओं में पार्टी विशेष और एक नेता का नाम लेकर वोट देने की अपील की है। पूरा मामला महाराष्ट्र के प्रतिवाद जिले का है, जहां पर 6 से 12 मई तक उनकी कथा हुई थी। उसमें पहले दिन उन्होंने 6 मई को व्यास गादी पर बैठकर, जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर वोट मांगे थे।
और ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी बातों से जैसे कि शिव महापुराण में ये लिखा होगा कि मोदी जी को वोट दीजिए, सनातन के नाम पे वोट दीजिए। तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, हाँ हालांकि हमारे देश में धर्म के नाम पे कुछ भी बोलने की आजादी है, परंतु इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए मैंने भारत निर्वाचन आयोग से मांग करी है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए। तो मेरी भारत निर्वाचन आयोग से बारंबार अपील है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया से मुझे बार बार अपील है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए, उनकी कथाओं पर रोक लगाई जाए, तभी हमारा लोकतंत्र का विश्वास हमारा जनता रहेगा। और एक बार फिर कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया। ये कौन कह रहा है, ये पहले जान लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम शुक्ला। वो कह रहे हैं कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर बीजेपी के लिए वोट मांगने के आरोप पर पलटवार कर रहे हैं। शिवम शुक्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस का ऐसा आरोप सिर्फ प्रदीप मिश्रा पर नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म के ऊपर है। यह है कि अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा को विधानसभा के चुनाव से पहले कमलनाथ जी ने स्वयं अपने निजी जो उनका गृह संसदीय क्षेत्र है वहां में कराया था, और हमने देखा था कि उसमें पूरा कमलनाथ जी ने भरपूर प्रयास किया कि उसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। तो कांग्रेस जब स्वयं का सनातन विरोधी चरित्र उजागर हो जाता है तो इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी कुंठा और पीड़ा को व्यक्त करती है। कांग्रेस का यह आरोप प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर नहीं बल्कि सनातन धर्म के ऊपर है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने हमने कई अवसरों पर देखा है कि जनता से आह्वान किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सनातन के लिए करिए, और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि वह सनातन द्रोही पार्टी है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। और इस प्रकार के आरोप लगा करके कांग्रेस ने अपनी उसी मनोवृत्ति को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है। फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने कॉलेजों की लिस्ट जारी की है। फर्जीवाड़ा करने वाले कॉलेजों के नाम इस सूची में हैं। 20 मई को यह सूची जारी की गई है और कुल है 132 कॉलेज। सीबीआई की छापे की कार्रवाई के बाद आनन फानन में यह सूची जारी की गई है। कॉलेजों की लिस्ट पर भी सवाल है। लिस्ट में शामिल कई कॉलेजों के संचालक फर्जीवाड़े में गिरफ्तार हुए हैं। और मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। उन्होंने सुटेबल कॉलेजों की दोबारा जांच करने की मांग की है। एनएसयूआई मेडिकल विंग के नेता रवि परमार ने कहा कि विश्वास सारंग के चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेज खोले गए। इन कॉलेजों के पास न तो तय मानक के मुताबिक बिल्डिंग है न हॉस्पिटल है। सीबीआई पर कोई विश्वास ही नहीं है। और दूसरी चीज, सीबीआई का इस पूरे निरीक्षण के दौरान उसका असली विद्रूप चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया है कि ये सीबीआई का असली रूप है। किस पे भरोसा करोगे आप बताओ। ये ऐसा पहले ही करना चाहिए था कि कोई हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस हो, न्यायमूर्ति हो, और उसके नेतृत्व में जिला अदालत के 2 जज हो। इस तरह से अगर 3 लोगों की कमेटी बनाते तो मुझे लगता कि कुछ इसके निष्कर्ष निकल के आते। सीबीआई तो पार्टनर हो गई, आपको नहीं पता है। सीबीआई ने पैसे तो लिए ही। सीबीआई ने प्राइवेट कॉलेज के लोगों से ये कहा कि ये कॉलेज हमारे फलाने भाई को आउटसोर्स कर दो। एक और एफआईआर कर दी गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह प्रयास किया कि मैं जेल से बाहर ना आ पाऊं, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की पूरी परतें उजागर करने में नर्सिंग छात्रों ने मेरा पूरा सहयोग दिया और आप सभी मीडिया साथियों ने मेरा सहयोग किया। उसकी वजह से ही आज ये मध्य प्रदेश में नर्सिंग महाघोटाला उजागर हुआ है। इधर पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को आरक्षण के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी सरकार ने मानने से इनकार किया। इस मामले को लेकर मंत्री कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता बनर्जी पर अवैधानिक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। गौर ने कहा कि ममता बनर्जी ने ओबीसी के अधिकारों का हनन किया है। हाईकोर्ट का फैसला इनके मुंह पर तमाचा है।
गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से 118 मुस्लिमों की जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का काम किया था। यही कारण है कि ओबीसी के इस अधिकारों के हनन के साथ ही इस देश के समस्त ओबीसी वर्गों के मन में इस बात की पूरी तरह से यह बात आ गई थी कि चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल, वो हमेशा ओबीसी के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं कि कम से कम कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। ममता बनर्जी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा उजागर किया। टीकमगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। यहां नगारा गांव में कुएं का दूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत हो गई और 46 लोग बीमार हो गए थे। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। इससे प्रशासन की नींद खुली और पीएचपी विभाग ने यहां हैंडपंप लगाकर पानी की व्यवस्था की। आपको बता दें, अहिरवार बस्ती में दूषित पानी पीने से डायरिया फैला हुआ था। टीकमगढ़ के नगारा गांव में दूषित पानी पीने से 46 लोग बीमार हो गए थे और एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम अब लगातार यहां पे मॉनिटरिंग कर रही है और आप देख रहे हैं कि लोगों की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है और यहाँ पे एक बच्चे की मौत के बाद जो प्रशासन है उसने तुरंत आनन फानन में हैंडपंप लगाने की व्यवस्था की, ताकि गांव के लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी जो बीएमओ हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं। क्यों साहब, यहाँ पे क्या स्थिति है? अभी पहले से स्थिति सामान्य है। हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि किसी घर में मरीज तो नहीं है या कोई अस्वस्थ है जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है या हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम उनको ढूंढ तक सलाह दे रहे हैं कि क्या करना है। आप लोगों ने कैंप लगाया है? हाँ, यहाँ अभी पेशेंट आ रहे हैं? अभी सिर्फ रात से एक ही पेशेंट आया है। पहले से स्थिति काफी सामान्य और हम जा रहे हैं, घर घर विजिट कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति पहले से और ठीक हुई है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। क्यों प्रशासन ने पानी की व्यवस्था करवाई है यहाँ पे? करवा दे साहब। क्या है पानी की? हैंडपंप लगा। पहले कहाँ से लाते थे पानी? कुगा से लोधी के। अच्छा, कितने लोग बीमार हो गए थे? सारा पूरा तो यार वारनन का सारा पूरा बीमार पड़ गया। लेकिन गंभीर बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक जिसकी मौत हुई है उसके परिवार को कोई सहायता प्रदान नहीं की है। राजीव रावत, न्यूज 18, टीकमगढ़। ग्वालियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ऑटो चालक स्टंट करते नजर आता है। ये वायरल वीडियो ग्वालियर की वीआईपी रोड का बताया जा रहा है। ऑटो में चालक के साथ कुछ और लोग भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। खबर बुरहानपुर से, जहां दुष्कर्म और हत्या के आरोपी का अवैध निर्माण तोड़ा गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मासूम से दुष्कर्म और हत्या का इस पर आरोप है। शहर के लोगों ने इसे फांसी देने की मांग की थी। आरोपी के खिलाफ बाकायदा लोगों ने एक रैली भी निकाली थी और अब इसके जो बेजा कब्जा था, अवैध कब्जा था, उस पर हथौड़ा चला है। बैतूल महाराष्ट्र बॉर्डर पर रेव पार्टी पर दबिश दी गई है। रिसोर्ट में रेव पार्टी चल रही थी। रिसोर्ट मालिक समेत 45 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मौके से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है। पार्टी में ड्रग्स लेने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। गौनापुर चौकी के पास रिसोर्ट में यह पार्टी हुई है। एसपी ने जानकारी दी है कि रिसोर्ट में बिना लाइसेंस के बार भी चल रहा था। 11 बार डांसर भी बुलाए गए थे। ये सभी लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कुल 3 थानों की पुलिस ने मिलकर यहां दबिश दी थी। खबर प्राप्त हुई थी कि एक जो हमारा महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, मुल्ताई थाना क्षेत्र का, वहां पर एक जगह पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर कुछ अवैध शराब के सेवन में और अन्य गतिविधियों में लिप्त थे। तो
स्टाफ ने जाकर जब वहाँ पर चेक किया उस प्रकार की गतिविधि पाई गई है और वहाँ पर अवैध शराब भी पाई गई और लगभग 45 लोगों के विरुद्ध वहाँ पर कार्रवाई की गई है। खबर भिंड से, जहां अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध रेत परिवहन में लगे 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए गए हैं। कलेक्टर के मुताबिक जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। भिंड में अवैध खनन को लेकर एक्शन किया गया है। पुलिस और खनन विभाग ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। अवैध रेत परिवहन में जो वाहन लगे हुए थे उन्हें जब्त किया गया है। इधर जबलपुर में रेलवे में दूषित खाना परोसने पर एक्शन हुआ है। आरपीएफ और खाद्य विभाग की छापे की कार्रवाई हुई है। अवैध वेंडर्स के घर पर दबिश दी गई और घर पर दबिश देने के दौरान पता चला भारी गंदगी के बीच खाना बनाया जा रहा था। घरों पर फूड पैकेट बनाकर ट्रेनों में बांटते थे ये अवैध वेंडर। और ये तस्वीरें भी घर के अंदर की तस्वीरें, किस तरह से कहां ये जो आप चाव से समोसा रस ले लेकर खाते हैं ट्रेन में, कहां बन रहा था वो देख लीजिए। जो खाना आप खाते हैं ट्रेन में वो किस परिस्थिति में बन रहा था वो देख लीजिए। सहयोगी पवन पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किन परिस्थितियों में ये खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी और क्या कुछ अपडेट? ललित, ये रेलवे की तरफ से जो है एक नवाचार इसको कह लें या एक्शन कह लें, अवैध वेंडर्स के खिलाफ में लगातार शिकायतें आ रही थी कि रेल में यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो जो खाना खाते हैं, जो भी उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, उसे खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद रेलवे ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि अवैध वेंडर्स अपने घरों में ये चीजें बनाते हैं और फिर रेलवे में ले जाकर के स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के बेचते हैं। और जब आरपीएफ और खाद्य विभाग की टीम को जांच के निर्देश दिए गए और उन्होंने जो वेंडर्स हैं, अवैध वेंडर्स, उनके घरों पर रेड की तो वहां की तस्वीरें देखकर वो भी हैरान थे, क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें बनाई जा रही थी उसे देखकर समझा जा सकता है कि किस गंदगी के बीच में, जहां पर ना तो हाइजीन का ध्यान रखा गया, ना साफ सफाई का, और ना ही जो खाद्य सामग्री बनाने वाले कर्मचारी हैं उनके कोई साफ सफाई उनके अंदर दिखी। तो ये तमाम तस्वीरें जो है ये बताती हैं कि लापरवाही अव्वल दर्जे की थी, जिस पर अब एक्शन शुरू हुआ है, जिसके सुखद परिणाम कुछ दिनों में सामने आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रेलवे ने अवैध वेंडर्स के खिलाफ मुहिम शुरू की है और इसी मुहिम के तहत जहां पर वेंडर्स खाना बनाते हैं, यानी यात्रियों को जो खाना दिया जाता है, उस स्थान की जांच शुरू की है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये रेलवे स्टेशन के पास नेहरू नगर की अन्ना बस्ती है, जहां पर ये खाद्य सामग्री बनाई जा रही हैं। ये समोसे यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे। ये सब्ज़ी, समोसे और कढ़ाई में जो तेल है, इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये खाद्य सामग्री बनाई जा रही है और जो यात्रियों को परोसी जाती हैं। ये तमाम जिस जगह पर बनाया जा रहा है, ये तमाम जगह जो है देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी गंदगी के बीच ये खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। ऐसी जगहों पर कोई भी खाने की चीज़ अगर बनाई जाती है तो निश्चित ही वह दूषित होती है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरह की कार्रवाई हो रही है और क्या यहाँ पर अभी तक पाया गया। ये नमूने की कार्रवाई हो रही है यहाँ पे, और सबसे पहले इन पर लाइसेंस मांगा गया था, जो लाइसेंस नहीं पाया गया, मतलब इन्हें परमिशन नहीं है इनको बनाने की यहाँ पे, तो और इनका नमूना लिया जा रहा है और जांच के लिए भोपाल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। ये जो कार्रवाई हुई है ये लंबे समय से इसकी मांग भी थी, ज़रूरत भी थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर अक्सर कोई भी खाद्य सामग्री खाने के बाद यात्री बीमार हो जाते हैं, जिसकी शिकायत रेलवे के पास पहुंचती है। बहरहाल यह कार्रवाई अभी शुरू हुई है, इसके बाद और भी जगहों पर उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि यात्रियों को जो पैसे दे करके खाद्य सामग्री खरीदते हैं उन्हें सही चीज़ खाने को मिल सके। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।